हेलो एवरीवन, ये प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो है। अगर आपको कंप्लीट सीरीज़ का लिंक चाहिए तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कंट्रीब्यूटर्स। ऐसे कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने क्वालिटी मैनेजमेंट में अपना इम्पोर्टेंस रोल प्ले किया था। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे हेनरी फोर्ड, डेमिंग, क्रॉसबी, जोसेफ एम जुरान एंड टगुची के बारे में। इन सभी पर्सनैलिटीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इन्होंने कैसे क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, एनहांस करने के लिए अपना मेन कंट्रीब्यूशन दिया था। अगर आप इस वीडियो में किसी पर्टिकुलर टॉपिक को देखना चाहते हैं जैसे कि क्रॉसबी कंट्रीब्यूशन, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प दिया गया है जिसकी हेल्प से आप वीडियो के उस पार्ट को देख सकते हैं जो आप देखना चाहते हैं। इसके अलावा आप प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की इस पीडीएफ बुक को परचेज कर सकते हैं। इस पीडीएफ बुक को काफ़ी इजी एंड अंडरस्टैंडेबल वे में प्रिपेयर किया गया है विद इमेजेस एंड एग्जाम्पल, ताकि आपका स्टडी में इंटरेस्ट क्रिएट हो और आप हर टॉपिक को आसानी से समझ सकें। तो इस पीडीएफ बुक का परचेज लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हेनरी फोर्ड कंट्रीब्यूशन टू ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो ये दोस्तों इमेज है हेनरी फोर्ड की। तो चलिए मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हेनरी फोर्ड के बारे में, देन उनका असेंबली लाइन कंट्रीब्यूशन जिसके लिए वो फेमस हैं, देन इस असेंबली लाइन कंट्रीब्यूशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले जानते हैं हेनरी फोर्ड के बारे में। हेनरी फोर्ड का जन्म जुलाई 30, 1863 में डियरबोर्न, मिशिगन में हुआ था और उन्होंने अपनी एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट स्कूल से कंप्लीट की थी। वो मैकेनिकल इंजीनियर थे और बाद में एडिसन एल्यूमिनेटिंग कंपनी में चीफ इंजीनियर हुए। हेनरी फोर्ड सालों तक अपने फ्री टाइम में कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहे और 1893 में उन्होंने पहली गैसोलीन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की। 1903 में हेनरी फोर्ड ने फोर्ड मोटर कंपनी फाउंड की। तो ये था हेनरी फोर्ड के बारे में। अब देखते हैं उनका असेंबली लाइन कंट्रीब्यूशन। 1913 में फोर्ड ने नोबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया जिसे मूविंग असेंबली लाइन कहते हैं। इस प्रोसेस में मशीन्स का यूज़ किया जाता था मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। इस प्रोसेस में व्हीकल की प्रोडक्शन के लिए सेवरल पार्ट्स को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में असेंबल किया जाता था, जो कि ज़्यादा फास्टर और इनएक्सपेंसिव वे था। तो ये इंडस्ट्री में एक नया रेवोल्यूशन था। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, पहले प्रोसेस में हर स्टेप में एक डेडिकेटेड पर्सन होता था जो कि इस प्रोसेस में अपना पार्ट प्ले करता था। देन उस पार्ट को प्ले करके वो नेक्स्ट पर्सन के पास उसे भेजता था। देन वहाँ से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह ये प्रोसेस जब कंप्लीट होता था तब लास्ट में जाकर एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता था। तो इसमें सारा काम हाथ या फिर छोटे मोटे टूल से किया जाता था। देन बाद में एक इंडस्ट्री एवोल्यूशन आया जहाँ पर मटेरियल को मशीन की हेल्प से मूवमेंट के साथ साथ असेंबल किया जाने लगा। तो यहाँ पर एक छोटी सी क्लिप मैंने ऐड की है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पे पहले कैसे देखिए हाथों से काम हो रहा था, देन असेंबली लाइन के बाद सारा काम ये मशीन्स पर होना शुरू हो गया। देन जितनी भी मटेरियल की मूवमेंट है अभी आप देखेंगे, ये देखिए सारी अब असेंबली लाइन के थ्रू ये हो रही है। तो यहाँ पे जो मैन पावर का काम था वो काफ़ी कम हो गया और सारा काम जो है वो मशीन्स से स्टार्ट हो गया। देन अब देखते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस। असेंबली लाइन से पहले आपको स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब असेंबली लाइन की हेल्प से अगर आपके पास सेमी स्किल्ड लेबर है तो भी वो सफिशेंट है। मास प्रोडक्शन के केस में जहाँ पे प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल में होता है वहाँ पर कॉस्ट लो का बेनिफिट मिला। स्पीड में एक एडवांटेज देखने को मिला। असेंबली लाइन की हेल्प से कंपैरेटिवली लेबर की वर्किंग आवर्स में कम समय लगने लगा। एक्यूरेसी इंक्रीज हुई, मतलब अब मिस्टेक के चांसेस कम होने लगे। ट्रेनिंग की कम रिक्वायरमेंट रह गई। देन लास्ट है असेंबली लाइन प्रोडक्शन के डिसएडवांटेज। असेंबली लाइन के लिए आपको लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है अगर आप इसे अपनी प्रोडक्शन फर्म में इंस्टॉल करना चाहते हैं। असेंबली लाइन सेटअप करने के लिए काफ़ी लंबा समय लगता है।
असेंबली लाइन प्रोडक्शन उन कंपनी या फर्म को सूट नहीं करता है जहां कस्टम पार्ट या फिर डिज़ाइन में फ्रीक्वेंट चेंजेस होते रहते हैं। असेंबली लाइन प्रोडक्शन की वजह से जॉब लॉस काफ़ी हुआ क्योंकि अब मटेरियल मूवमेंट और असेंबलिंग का काफ़ी पार्ट मशीन ने कवर कर लिया था। लास्ट है मोनोटोनियस वर्क, मतलब सेम काम को बार बार रिपीट करते रहना जिससे कि वो डल लगने लगता है और वहाँ पर आपका इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है। तो असेंबली लाइन प्रोडक्शन से कुछ इस तरह से हुआ क्योंकि काफ़ी पार्ट अब मशीन्स कवर अप करने लगी, तो उससे जो काम है वो काफ़ी मोनोटोनियस सा हो गया। नेक्स्ट है डेमिंग कंट्रीब्यूशन टू टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये डेमिंग की एक इमेज है, तो चलिए थोड़ा डिटेल में इनके बारे में जानते हैं। डेमिंग का पूरा नाम विलियम एडवर्ड डेमिंग था, जो फेमस थे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के 14 पॉइंट्स या प्रिंसिपल्स के लिए। इन प्रिंसिपल्स का फोकस पॉइंट था क्वालिटी और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। डेमिंग बिजनेस कंसल्टेंट थे और इनके मेथड ने जापान की हेल्प की थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रिकवर करने में। डेमिंग के इन 14 पॉइंट्स को सबसे पहले आउट ऑफ द क्राइसिस बुक में प्रेजेंट किया गया। इसके साथ साथ डेमिंग को जाना जाता है डेमिंग PDCA साइकिल के लिए, जिसे डेमिंग व्हील भी कहते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर हम डेमिंग के 14 पॉइंट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करने वाले हैं, तो हर एक पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला है क्रिएट कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस टुवर्ड इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। कॉन्स्टेंसी का मतलब होता है ईमानदारी, कि जो भी आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उनकी इम्प्रूवमेंट हम टाइम टू टाइम करते रहें, ऐसा हमें एक पर्पस क्रिएट करना है। इसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे? कल का जो भी हमारा बिजनेस रहेगा उसके लिए हमें आज ही ट्रैक और पाथ सेट करना पड़ेगा, मतलब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम कल करने वाले हैं उसके लिए हमें आज ही डिसाइड करना पड़ेगा। डू यू हैव क्लियर गोल्स, मतलब आपके गोल्स अगर क्लियर हैं कि आपको आने वाले टाइम में क्या करना है, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, तो वो आप कम्युनिकेट करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि हर लेवल का एम्प्लॉय और स्टाफ इक्वली कंट्रीब्यूट करे कंपनी की ग्रोथ के लिए। लॉन्ग टर्म में क्वालिटी एक फोकस पॉइंट होना चाहिए। एक ही चीज़ को बेटर वे में करने की ट्राई मत कीजिए। इसके अलावा डिफरेंट अल्टरनेटिव्स फाइंड आउट करिए किसी चीज़ को करने के लिए और उनमें से बेस्ट चीज़ को करिए। फ्यूचर चैलेंजेस को प्रेडिक्ट करिए कि आने वाले टाइम में, शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में हमें ये चैलेंजेस आ सकते हैं और उसके लिए हमें किस तरह से प्रिपेयर रहना है। करेक्शंस को एंड में मत कीजिए, ये वेट मत कीजिए कि जब हमारा प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ पे हमारी कमियां रह गई हैं, उन कमियों को हम सुधारेंगे, बल्कि इवैल्यूएट कीजिए कि क्या प्रोसेस के दौरान हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो इमीडिएटली उसे इम्प्लीमेंट कीजिए। सेकंड है एडॉप्ट द न्यू फिलोसफी। फिलोसफी का मतलब होता है धारणा या थ्योरी। तो न्यू फिलोसफी एडॉप्ट करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम क्यों नई फिलोसफी एडॉप्ट करें या फिर पुरानी फिलोसफी में क्या प्रॉब्लम है। तो क्या आपकी पुरानी फिलोसफी प्रोडक्शन प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट कर रही है या फिर वो आपकी मिस्टेक्स को रिड्यूस कर रही है लेबर वेस्टेज, मशीन टाइम, मटेरियल या किसी भी अदर इनपुट में? क्या वो आउटपुट में इंक्रीज करके कॉस्ट को कम कर रही है? तो सबसे पहले हमें इन सभी पॉइंट्स का आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आपकी पुरानी फिलोसफी इन सभी पॉइंट में आपको हेल्प कर रही है तब आप सही हैं अपनी पुरानी फिलोसफी के लिए, अदरवाइज आपको न्यू फिलोसफी एडॉप्ट करनी चाहिए। एडॉप्ट न्यू फिलोसफी का ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है एवरीबॉडी विंस। अब यहाँ पे कोई फर्स्ट, सेकंड या थर्ड नहीं है, अगर आप देखेंगे तो हर कोई फर्स्ट है। अब यहाँ पे क्या हुआ, किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, सबको इक्वली चांस मिलेगा। अब इससे क्या होगा कि हर कोई एनर्जेटिक फील करेगा, सेंस ऑफ ओनरशिप फील करेगा, कंपनी की सक्सेस में अपना शेयर फील करेगा कि अगर कंपनी ने कोई नई सक्सेस अचीव की है तो उसका भी उसमें इक्वल कंट्रीब्यूशन है। थर्ड है सीज डिपेंडेंस ऑन मास इंस्पेक्शन। तो डेमिंग कहते हैं कि हमें मास बेसिस पर इंस्पेक्शन को ख़त्म करना है क्योंकि ये कॉस्टली है और अनरिलायबल है। क्योंकि हम मास बेसिस पर इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो ये काफ़ी महंगा हो जाता है और अनरिलायबल है, क्योंकि मास बेसिस पर इंस्पेक्शन करने पर कई बार उसमें गलतियाँ काफ़ी होती हैं। और
इसके साथ डेमिंग कहते हैं कि मास बेसिस पर इंस्पेक्शन करना क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करता है, बल्कि ये क्वालिटी में होने वाली गलतियों का पता लगाता है। तो हमारा मेन पर्पस तो क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, बल्कि क्वालिटी में कहाँ कमी है उसका पता लगाना नहीं है। इसके लिए डेमिंग कहते हैं कि हमें अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस में स्टार्ट से लेके फिनिश तक, मतलब एंड तक, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टूल्स डेवलप करने पड़ेंगे, जिसमें हम ना सिर्फ प्रोसेस के दौरान कहाँ गलतियाँ हो रही हैं उसका पता लगाएं, बल्कि उन्हें एलिमिनेट करें। इसके लिए वो स्टैटिकल मतलब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव में आप स्टैटिकल फार्मूलाज का यूज़ करते हैं, मतलब कैलकुलेशन होती है, और क्वालिटेटिव में आपका थ्योरेटिकल पार्ट होता है। तो इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड को यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ फिजिकल इंस्पेक्शन काफ़ी नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि प्रोसेस सही तरह से काम कर रही है या नहीं। तो इस पॉइंट में हमने समझा कि मास बेसिस पर हो रही इंस्पेक्शन को हमें एलिमिनेट करना है। स्टार्ट टू फिनिश तक प्रोडक्शन प्रोसेस में हमें क्वालिटी टूल्स को बिल्ड करना है, ताकि हम जितना हो सके प्रोसेस के दौरान ही अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करें, ताकि बाद में जब हमारा प्रोसेस ख़त्म हो तब हमें ये ना देखना पड़े कि कहाँ हमारी क्वालिटी में कमी रह गई है। इसके लिए सिर्फ फिजिकल इंस्पेक्शन काफ़ी नहीं है, हमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा, ये प्रूव करने के लिए कि हमारी प्रोसेस अच्छे से काम कर रही है। फोर्थ है एंड द प्रैक्टिस ऑफ अवार्डिंग बिजनेस ऑन प्राइस टैग अलोन। इस पॉइंट में डेमिंग कहते हैं कि एक आइटम के लिए एक सप्लायर ही सिलेक्ट करें, कम प्राइस के लिए नेगोशिएट मत करें नंबर ऑफ सप्लायर्स के साथ। इसकी जगह पर ऐसा सप्लायर चूज़ करें जो आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करे और आपको रीजनेबल प्राइस पर आपका मटेरियल प्रोवाइड करे। इसके लिए उन सारे सप्लायर्स को एलिमिनेट कर देना चाहिए जो आपके आइटम की क्वालिटी को प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं या क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको इसका ये बेनिफिट मिलेगा कि ये आपकी और सप्लायर में लॉयल्टी और ट्रस्ट को बिल्ड करेगा। तो सिंपली यहाँ डेमिंग का कहना है कि सिर्फ प्राइस बेसिस पर आप अपने बिजनेस को अवार्ड मत दीजिए। बेसिक हमारा गोल होता है क्वालिटी का, तो ऐसे सप्लायर जो आपको रीजनेबल प्राइस पर क्वालिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं उनको आप अप्रोच कीजिए, उनके साथ आप अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश कीजिए। फिफ्थ है कॉन्स्टेंटली एंड फॉरएवर इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन एंड सर्विसेज के सिस्टम में कंपनी को कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए। इसके लिए डेमिंग साइकिल को की कंपोनेंट माना गया है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए। डेमिंग साइकिल को PDCA साइकिल भी कहते हैं, जो कि 4 स्टेप या स्टेजेस से बना है, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। तो हर ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो स्मॉल या लार्ज स्केल पर अपने बिजनेस को कर रही है, अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए इस PDCA साइकिल से गो थ्रू होना पड़ेगा। बार बार इन स्टेप्स की रिपीटेशन करने से साइकिल ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर्म होता है। तो ये PDCA साइकिल क्या है, इस पर एक अलग से वीडियो बनी हुई है, तो आप सर्च कर सकते हैं डेमिंग साइकिल या फिर PDCA साइकिल बाय स्टूडेंट नोट्स, तो आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है PDCA साइकिल, जो कि इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। मैं एक छोटा सा इमेज बता देता हूँ आपको इसका। तो ये है हमारा PDCA साइकिल, जो कि 4 स्टेप या स्टेजेस से बनता है, प्लान, डू, चेक, एक्ट। तो बार बार इनकी रिपीटेशन करते रहना चाहिए, जिससे कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट कर सकती है। 6th है इंस्टीट्यूट मॉडर्न मेथड ऑफ ट्रेनिंग ऑन द जॉब। जैसे कि नाम से पता चलता है, जॉब के दौरान ही ऐसे मेथड्स को डेवलप करना कि साथ साथ में जॉब भी हो और ट्रेनिंग भी। तो सभी एम्प्लॉय के लिए ट्रेनिंग का मॉडर्न मेथड अप्लाई किया जाना चाहिए, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट ही क्यों ना हो। इससे हर एम्प्लॉय का बेटर वे में यूज़ किया जा सकता है, मतलब उसके जो भी स्किल्स या नॉलेज हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है। हर एम्प्लॉय को न्यू स्किल्स की ज़रूरत होती है, ताकि वो मटेरियल, मेथड, प्रोडक्ट डिज़ाइन, मशीनरी या सर्विसेज में होने वाले चेंजेस से फ्रेंडली हो सके। तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करनी चाहिए उनके वर्कर को ये अंडरस्टैंड करने में कि उनके रोल क्या हैं और
वो अच्छे से एक दूसरे को समझें, उनकी ड्यूटीज़ को समझें, उनके जॉब्स और रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें। तो ट्रेनिंग की ये काफ़ी अच्छी इमेज है। इसमें बताया गया है कि अगर सभी एम्प्लॉयज़ हर रोज़ ग्रो करेंगे और नई नई चीज़ें सीखेंगे तो कंपटीशन सिर्फ एक फिगमेंट रह जाएगा हमारी इमेजिनेशन का। फिगमेंट का मतलब होता है कि चीज़ रियल में नहीं है, वो सिर्फ हमारी इमेजिनेशन में है। 7th पॉइंट है इंस्टीट्यूट मॉडर्न मेथड ऑफ सुपरविजन एंड लीडरशिप। लीडरशिप का एम लेबर, एम्प्लॉय, स्टाफ की हेल्प करना नहीं होता है कि वो अपने जॉब के रिगार्डिंग मोटिवेट रहें और अपने काम को इफ़ेक्टिवली करें। यहाँ लेबर के स्पेलिंग गलत है, LABOUR आएगा, इसे आप करेक्ट कर लें। सुपरविज़न का एम होता है ये चेक करना कि क्या स्टाफ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं। मॉडर्न मेथड एडॉप्ट करने से लीडरशिप और सुपरविज़न की क्वालिटी इम्प्रूव होगी, जिसका रिजल्ट होगा प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट। तो ये लीडरशिप का बेस्ट एग्जाम्पल है, एक लीडर जो म्यूज़िक को सेलेक्ट करता है, टोन को सेट करता है और ये इंश्योर करता है कि हर कोई ऑन बोर्ड हो जाए एट एवरी मोमेंट। मतलब जैसे ही म्यूज़िक स्टार्ट हुआ वैसे ही इमीडिएटली हर कोई स्टार्ट हो जाए अपने पार्ट के साथ। यहाँ पे इंश्योर के स्पेलिंग मैंने गलत कर दिए हैं, ये आई नहीं ई आएगा, ENSURE। तो यहाँ पे आप इसे करेक्ट कर लेंगे, ये इंश्योरेंस वाला इंश्योर हो गया। 8th पॉइंट है ड्राइव आउट फियर। काम में डर बिल्कुल ऑपोजिट है काम में खुशी का या जॉय का, जो आप हैप्पीनेस फील करते हैं। ये एक बैरियर है इम्प्रूवमेंट के पाथ में। डेमिंग कहते हैं कि आपको स्मूथ 2-वे कम्युनिकेशन एनकरेज करना पड़ेगा या फिर दूसरी ऐसी ड्राइव्स जो कि फियर को बाहर निकालें ताकि हर कोई काम को इफ़ेक्टिवली और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ कर पाए। इसमें डेमिंग कहते हैं कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए कि वो अपने आइडिया या फिर कंसर्न को एक्सप्रेस कर सकें विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी घबराहट के। तो ये कुछ कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ फेयर है जॉब के दौरान। जैसे कि एक एम्प्लॉय कहता है कि मुझे ये डर है कि मैं कहीं अपनी जॉब ना खो दूं अगर मैं अपने टारगेट को फुलफिल ना कर पाया। किसी एम्प्लॉय का ये कहना होता है कि वो अपनी जॉब को बेटर वे में कर सकते हैं अगर वो ये समझ पाएँ कि उन्हें आखिरकार आगे करना क्या है। तो कई बार अगर हमें अच्छे से नॉलेज नहीं होती है कि हमारे जॉब रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो हम अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं और हमारे मन में ये डर होता है कि अगर हम अपने सीनियर से इसी बात को लेके कुछ पूछेंगे तो हो सकता है कि वो हम पर इस बात का गुस्सा करें। कई बार किसी एम्प्लॉय के अंदर ये डर होता है कि उनके पास कभी भी आंसर नहीं होता है जब भी उनके बॉस उनसे कुछ पूछते हैं। कई बार एम्प्लॉय के अंदर ये अफेयर होता है कि वो अपनी मिस्टेक को एडमिट नहीं कर पाते हैं जो उन्होंने की होती है। तो ये कुछ कॉमन एक्सप्रेशन थे फेयर के। 9th है ब्रेक डाउन बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स। कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट जैसे कि रिसर्च, डिज़ाइन, सेल्स, फाइनेंस या फिर प्रोडक्शन एकदम फ्रीली काम करें। ये सभी डिपार्टमेंट वैसे तो डिफरेंटली काम करते हैं, लेकिन इन सभी में एक इंटर रिलेशन होना ज़रूरी है। तो अगर ये सारे डिपार्टमेंट एक साथ एज टीम काम करेंगे तो ये अपने काम को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली कर पाएंगे और अपने जॉब के रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्विकली सॉल्व कर पाएंगे। 10th है गेट रिड ऑफ अनक्लियर स्लोगन्स। तो मैनेजमेंट को अपनी लेबर, एम्प्लॉय, सप्लायर और दूसरे स्टाफ को ये क्लियर करना होगा कि वो उनसे चाहते क्या हैं। किसी भी इंडिविजुअल के माइंड में किसी भी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट को सिंपल और क्लियर लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए जो हर एक इंडिविजुअल अच्छे से समझ सके। ऐसा ना हो जो मैसेज या इन्फॉर्मेशन आप कन्वे करना चाहते हैं उसको लेकर वो किसी वर्ड को लेकर गैस करते रहें कि इसका मतलब क्या हो सकता है या फिर आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने डिलीवर की है। तो आप क्लियरली और सिंपल वे में अपनी एक्सेप्टेशंस शेयर करें अपने मेंबर्स के साथ, एम्प्लॉय के साथ, और उन्हें फेस टू फेस प्रेज करें जब वो आपकी एक्सेप्टेशंस के अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं। 11th है एलिमिनेट वर्क स्टैंडर्ड्स एंड न्यूमेरिकल कोड्स। प्रोडक्शन प्रोसेस को टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए और ऐसे काम को एलिमिनेट करना चाहिए
जो कि सिर्फ फोकस करता हो नंबर्स पर। और ऐसा क्यों? डेमिंग कहते हैं कि न्यूमेरिकल और प्रोडक्शन टारगेट एनकरेज करते हैं हाई आउटपुट को, लेकिन इसकी वजह से लो क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। तो हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए प्रोसेस पर बजाय कि न्यूमेरिकल टारगेट पर। अब हो सकता है कि आप एक दिन में 120 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दें, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन वहीं अगर आप एक दिन में 80 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर होगी। तो हमें सिर्फ आउटपुट ये नंबर पे फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है अपनी क्वालिटी पर। इसके साथ साथ जितनी भी आपकी वर्क फोर्स है उसे प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करें टारगेट्स को अचीव करने के लिए, जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी पर भी फोकस करते हों। नेक्स्ट है रिमूव बैरियर्स टू प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप। डेमिंग कहते हैं कि काम को खुशी में ही अच्छे तरीके से किया जा सकता है जब स्टाफ पर किसी भी तरह का कोई प्रेशर ना हो। अगर हर कोई अपने काम में प्राइड फील करेगा तो वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से हैप्पीली परफॉर्म कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट अपने वर्कर को इस तरह से काम करने दें कि वो उनका दूसरे वर्कर्स के साथ मॉनिटरी और अदर रिवार्ड्स में किसी भी तरह की कोई रेटिंग या कंपैरिजन नहीं करेंगे। तो जैसे टाइम बीतता जाएगा और हर कोई प्राइड फील करेगा अपने काम को करते हुए, तो प्रोसेस में क्वालिटी नेचुरली इंक्रीज होगी। 13th है इंस्टीट्यूट विगरस प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर एवरीवन। विगरस का मतलब होता है मोर एफिशिएंट। ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ ऐसे स्टाफ की ज़रूरत नहीं होती है जो कि अच्छे और एक्सपीरियंस हैं, बल्कि उन्हें ऐसे पीपल की ज़रूरत होती है जो कि खुद को इम्प्रूव करते हैं और टाइम टू टाइम नई चीज़ें सीखते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ कंपनी को? इससे स्टाफ मेंबर के स्किल्स इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है। मेंबर प्रिपेयर कर पाते हैं खुद को फ्यूचर में आने वाले नए चैलेंजेस से। ये मेंबर्स को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में होने वाले किसी भी नए चेंज के लिए एडेप्टेबल बनाता है। 14th और लास्ट है क्रिएट अ स्ट्रक्चर इन द टॉप मैनेजमेंट दैट विल पुश एवरी डे ऑन द अबव 13 पॉइंट्स। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट कमिटेड होनी चाहिए क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, और ये उनका ऑब्लिगेशन बनता है कि वो इन सारे प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करें। ऑर्गेनाइजेशन का हर एक मेंबर प्रॉपर स्टेप्स और अकाउंटेबिलिटी ले क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। प्रोसेस के ईच एंड एवरी स्टेप्स को एनालाइज किया जाना चाहिए और ये चेक करना चाहिए कि ये बिगर पिक्चर में फिट होता है या नहीं। मतलब शॉर्ट टर्म के साथ साथ ये सारे प्रिंसिपल्स आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में उसके जो भी विज़न, मिशन, प्लानिंग, स्ट्रेटजीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है या नहीं, क्वालिटी को इम्प्रूव करता है या नहीं। तो ये सब चेक करेंगे प्रोसेस को एनालाइज करने के बाद। तो ये 14 प्रिंसिपल्स है डेमिंग के, जिसे हमने डिटेल्स में देखा। क्वालिटी इंप्रूवमेंट के 14 प्रिंसिपल्स के साथ डेमिंग फेमस थे अपने PDCA साइकिल और डेमिंग व्हील के लिए। तो ये मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूँगा, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। तो सिंपल आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे PDCA साइकिल बाय स्टूडेंट नोट्स या फिर डेमिंग व्हील बाय स्टूडेंट नोट्स, तो आपको उसका वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रॉसबी कंट्रीब्यूशन टू टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये क्रॉसबी की इमेज है और वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉसबी के लाइफ एंड करियर के बारे में, 4 एब्सोल्यूट्स और 14 पॉइंट्स का एक छोटा सा ओवरव्यू। तो स्टार्ट करते हैं इनके लाइफ एंड करियर से। क्रॉसबी का जन्म 1926 में वेस्ट वर्जीनिया में हुआ था। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी से की थी। देन इन्होंने नेवी में अपनी सर्विसेज रेंडर की थी, सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 2, देन कोरियन वॉर में। इसी दौरान क्रॉसबी ने ओहियो कॉलेज ऑफ पोडियाट्रिक मेडिसिन में अपनी डिग्री कंप्लीट की थी। तो इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था असेंबली लाइन से 1952 में क्रॉसली कॉरपोरेशन से, और बाद में 1955 में इन्होंने बेंडेक्स कॉरपोरेशन में स्विच किया था। इसके 2 साल बाद इन्होंने एज सीनियर क्वालिटी इंजीनियर ज्वाइन किया था द मार्टिन कंपनी, जो कि फ्लोरिडा में है। यहाँ पर क्रॉसबी ने जीरो डिफेक्ट कंसेप्ट को डेवलप किया था और इम्प्लीमेंट किया था। जीरो डिफेक्ट कंसेप्ट को जाना जाता है क्रॉसबी 4 एब्सोल्यूट या फिर
प्रिंसिपल्स ऑफ जीरो डिफेक्ट के नाम से। तो अपने करियर के पाथ में 1965 में क्रॉसबी 14 साल के लिए ITT कॉरपोरेशन में कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट और डायरेक्टर ऑफ क्वालिटी बने। इन्होंने 1979 में अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था क्वालिटी इज़ फ्री, द आर्ट ऑफ मेकिंग क्वालिटी सर्टेन। क्योंकि इस बुक को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो वो ITT कॉरपोरेशन को लेफ्ट कर देते हैं और अपनी कंसल्टेंसी कंपनी स्टार्ट करते हैं जिसका नाम था फिलिप क्रॉसबी एसोसिएट्स। इस कंसल्टेंसी कंपनी में क्रॉसबी ने ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सप्लेन किए क्वालिटी प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस जो उसने अपनी बुक में डिफाइन किए थे। तो ये 14 प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस क्या हैं वो हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे क्रॉसबी के 4 एब्सोल्यूट्स जिसे जीरो डिफेक्ट भी कहते हैं। तो क्रॉसबी की लाइफ जर्नी में हमने देखा कि कैसे पहले उन्होंने अपनी एजुकेशन ली, उसके बाद वर्ल्ड वार 2 और कोरियन वार में उन्होंने अपनी सर्विसेज दी, उसी दौरान उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की। बाद में 1-2 कंपनी स्विच करने के बाद उन्होंने अपनी एक बुक लिखी क्वालिटी इज़ फ्री के नाम से, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई और उन्होंने अपनी कंसल्टेंसी कंपनी को स्टार्ट किया। तो अब जानते हैं क्रॉसबी के 4 एब्सोल्यूट या जीरो डिफेक्ट के बारे में, जिसमें हम ये 4 पॉइंट स्टडी करेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 इन्हें डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहला है क्वालिटी इज़ अ स्टेट ऑफ एश्योरेंस टू रिक्वायरमेंट्स। क्वालिटी का मतलब गुडनेस नहीं बल्कि रिक्वायरमेंट्स को मीट करना होता है। तो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर कंपनी की और कस्टमर दोनों की बात हो रही है कि कंपनी क्वालिटी के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रही हैं और वहीं कस्टमर्स को वो क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए जो भी वो चाहते हैं वो प्रोडक्ट देने के लिए वो क्या एफर्ट्स कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट सबसे पहले ये डिसाइड करे कि आखिरकार वो चाहते क्या हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉय को प्रॉपर टूल प्रोवाइड करे जो कि हेल्प करेंगे उन रिक्वायरमेंट्स को अचीव करने में। इसके लिए क्रॉसबी ने 3 टास्क बताए हैं जो कि मैनेजमेंट को परफॉर्म करने पड़ेंगे। सबसे पहला है रिक्वायरमेंट्स को इस्टेब्लिश किया जाए जो कि ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट आने वाले टाइम में मीट करने वाली है, और उन रिक्वायरमेंट्स को कम्युनिकेट किया जाए एम्प्लॉयज़ में। इसके लिए एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर टूल्स एंड टेक्निक्स प्रोवाइड करनी चाहिए और साथ ही साथ में जहां ज़रूरत हो वहां नेसेसरी ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। एम्प्लॉयज़ को कंटिन्यूस सपोर्ट मिलता रहना चाहिए जिससे कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, और इसके साथ उन्हें एनकरेजमेंट करते रहना चाहिए ताकि वो इन रिक्वायरमेंट्स को अचीव करें। सेकंड है द सिस्टम ऑफ क्वालिटी इज़ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन करेक्शन से बेटर होता है। तो इसके लिए मैनेजमेंट को ये एनालाइज करना चाहिए कि जो भी प्रोसेस या एक्टिविटी परफॉर्म होने वाली है उसमें क्या गलत हो सकता है, और उसके लिए प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि उसे प्रिवेंट किया जा सके। इसीलिए कहते हैं कि करेक्शन करने से अच्छा है कि पहले ही उस चीज़ को हम प्रिवेंट कर सकें, उसकी रोकथाम कर सकें, ताकि ना वो गलती हो और ना हमें उसे करेक्ट करना पड़े। इससे मैनेजमेंट को क्या हेल्प मिलेगी कि वो अपने एरर डैमेज को मिनिमाइज कर पाएंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वालिटी को स्टार्टिंग में ही चेक कर लेना चाहिए बजाय उस प्रॉब्लम को लेटर स्टेज में सॉल्व करने। थर्ड है द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इज जीरो डिफेक्ट। यहाँ क्रॉसबी कहते हैं कि कुछ भी परफेक्ट क्वालिटी से कम नहीं होता है। मतलब ये कि मैनेजमेंट को हमेशा बेस्ट के लिए एम करना चाहिए। अगर मैनेजमेंट अपने टारगेट को 100% से बिलो सेट करती है, इसका मतलब कि वो डाउनवर्ड की तरफ स्टार्ट हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि 100% से नीचे का मतलब है कि आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो आपको हमेशा अपना एम बेस्ट के लिए रखना है, क्वालिटी में आपको हमेशा अपना 100% ही देना है। तो परफॉर्मेंस को हमेशा जज किया जाना चाहिए एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। जितना हो सके उतना हमें परफेक्शन के क्लोज जाना है। फोर्थ और लास्ट पॉइंट है द मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी इज द प्राइस ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस। इसका मतलब ये है कि क्वालिटी को हमेशा कॉस्ट के साथ कंपेयर किया जाना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि मैनेजमेंट की अटेंशन ज़्यादा होगी उस काम की ओर जब उस काम की क्वालिटी को कॉस्ट के साथ कंपेयर किया जाएगा। क्रॉसबी का विश्वास था कि अगर हम क्वालिटी को एज कॉस्ट में कंपेयर करते हैं तो ये एक पावरफुल मोटिवेटर साबित होगा मैनेजमेंट के लिए। तो कॉस्ट को हम क्वालिटी में 2 तरह से कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला है द प्राइस ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस। इसमें
उस कॉस्ट को काउंट किया जाएगा जिसमें प्रोडक्ट को राइट वे में प्रोड्यूस नहीं किया गया है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपको एक प्रोडक्ट को पैक करना था, उस पैकिंग का एक स्टैंडर्ड था, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पैकिंग नहीं की गई, तो उसकी अब क्या कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी कंपनी को, वो इसमें देखेंगे द प्राइस ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस, जब आपने अपने स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं किया। दूसरा है द प्राइस ऑफ कन्फॉर्मेंस, मतलब अगर आपको चीज़ सही वे में करनी है तो उसके लिए आपको क्या कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपको एक क्वालिटी पैकिंग करनी है, लेकिन उस क्वालिटी पैकिंग में आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही है, वहीं इसके कंपैरेटिवली अगर आप एक नॉर्मल पैकिंग करते हैं तो उसमें आपका खर्च तो कम आएगा और आपका काम भी बन जाएगा। तो दोनों तरह से आपको ये देखना है कि अगर आपको उस क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करना है तो उसके लिए आपको क्या कॉस्ट लगने वाली है, और अगर वो क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट नहीं होते हैं जब आपका फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, तो उस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट ना कर पाने की कॉस्ट आपको क्या पे करनी पड़ी। तो ये थे हमारे 4 एब्सोल्यूट्स या फिर हम जिसे कहेंगे 0 डिफेक्ट्स। क्रॉसबी के लाइफ एंड करियर के बारे में पढ़ते समय हमने ये रीड किया था कि उन्होंने अपनी एक कंसल्टेंसी कंपनी ओपन की थी जहाँ पर वो अपने प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस को ऑर्गेनाइजेशन में शेयर करते थे। सबसे पहला है मैनेजमेंट कमिटमेंट। मैनेजमेंट को क्वालिटी इंप्रूवमेंट की नीड को समझना चाहिए और उसे एडॉप्ट करना चाहिए। मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम ही चेक करते रहना चाहिए कि क्वालिटी के मैटर में वो कहाँ स्टैंड करते हैं। इसके लिए मैनेजमेंट को ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में डिफेक्ट प्रिवेंशन टेक्निक का यूज़ करना चाहिए। तो कंपनी में एक क्वालिटी पॉलिसी की ज़रूरत होती है जो ये बताती है कि कैसे एक इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग परफॉर्म करे। सेकंड है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टीम। हर एक डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव या मैनेजर एक साथ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की टीम बनाएं। इन टीम का काम होगा क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम को रन करना। इस टीम में वो लोग होने चाहिए जिन्हें सफिशिएंट नॉलेज, स्किल्स, कमिटमेंट है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के प्रोग्राम पर काम करने की। ऐसा ना हो कि जो मैनेजर या रिप्रेजेंटेटिव आप असाइन कर रहे हैं इस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए, उसमें वो नॉलेज या स्किल्स ही नहीं है कि वो प्रोडक्ट या प्रोसेस में क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट कर सकें। थर्ड है क्वालिटी मेजरमेंट। मैनेजमेंट को क्वालिटी का स्टेटस डिटरमाइन करना होगा। इसका मतलब ये है कि हर एक डिपार्टमेंट या एरिया जिसमें किसी भी एक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है या फिर जहां करेक्टिव एक्शन लिया जा सकता है डिफेक्ट को कम करने के लिए, तो वहां क्वालिटी मेजर्स को इस्टेब्लिश करना, ताकि पहला क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट की जा सके, दूसरा डिफेक्ट में कमी लाई जा सके। इन क्वालिटी मेजर्स या टास्क को डिलीवर करना होगा उन लोगों में जो इस काम को करेंगे, ताकि डिफेक्ट को प्रिवेंट किया जा सके। फोर्थ पॉइंट है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का मतलब है कॉस्ट ऑफ नॉट गेटिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, कि जो हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए हैं वो हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस नहीं हुए हैं, और साथ में देन इम्प्रूव डिफेक्ट, जो भी डिफेक्ट आए हैं हमारी प्रोसेस में उसे इम्प्रूव करने में जो कॉस्ट लगी उसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में एक तो जो हमने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं किए, मतलब जो डिफेक्ट रहे, और उस डिफेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए क्या कॉस्ट रही उसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी अगर माना जाए तो एक एब्सोल्यूट मेथड नहीं है परफॉर्मेंस मेजरमेंट का, लेकिन ये एक इंडिकेशन है कि कहाँ पर हमें एक्शन की ज़रूरत है और हम अपने डिफेक्ट को करेक्ट कर सकें। लेटर ऑन तो बाद में हेल्प करेगा मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में, जिसका रिजल्ट होगा ग्रेटर प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर पहले तो हमने प्रोडक्ट में डिफेक्ट देखे, उसके बाद उस डिफेक्ट को इम्प्रूव किया, तो जितनी भी कॉस्ट लगेगी वो कॉस्ट हम रिड्यूस करेंगे, तो जैसे रिड्यूस होगा तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी दूसरी ओर बढ़ेगी। फिफ्थ है क्वालिटी अवेयरनेस। तो सबसे पहले मैनेजमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश करेगी जो कि वो आने वाले टाइम में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में मीट करने वाली हैं। देन वो एम्प्लॉय को इसके बारे में अवेयर करेगी कि अगर ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट नहीं होते हैं तो इन डिफेक्ट्स के लिए कंपनी को क्या कॉस्ट अकर होगी। एम्प्लॉयज़ को अप्रोप्रिएट टूल, टेक्निक, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, कंटिन्यूस सपोर्ट करना ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, और
एनकरेज करना जब वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को अचीव करें। 6th है करेक्टिव एक्शन। अगर मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करती है तो ये ना सिर्फ इशू को सॉल्व करने में हेल्प करता है बल्कि मैनेजमेंट की हेल्प करता है फ्यूचर टाइम में एक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो मैनेजमेंट को एक सिस्टमेटिक मेथड प्रोवाइड करना चाहिए जिसमें वो परमानेंटली प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इसके साथ ऐसी प्रॉब्लम जिन्हें आइडेंटिफाई कर लिया गया है उन्हें इमीडिएटली मतलब जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाना चाहिए ताकि डिफेक्ट्स को कम किया जा सके। 7th है जीरो डिफेक्ट प्लानिंग। इम्प्रूवमेंट कब आती है? जब हम ओवरऑल क्वालिटी प्रोग्राम के हर एक स्टेप को अच्छे से फॉलो करते हैं। तो क्वालिटी मैनेजर को ये क्लियर करना होगा कि जीरो डिफेक्ट का मतलब एक मोटिवेशन प्रोग्राम नहीं है। इसका पर्पस कंपनी के हर एक एम्प्लॉय को ये कम्युनिकेट करना है कि वो पहली बार में ही चीज़ों को सही तरह से करें। जो भी एक्टिविटी, टास्क, प्रोसेस वो परफॉर्म कर रहे हैं उसे फर्स्ट टाइम में ही वो अच्छे से करें। इस मैसेज को टीम के हर एक मेंबर के साथ ट्रांसमिट करना चाहिए कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए एज इंडिविजुअल वो जो भी स्टेप लेंगे वही तय करेगा कि क्या ये एक ज़ीरो डिफेक्ट डे है या नहीं। ज़ीरो डिफेक्ट डे मतलब उन्होंने जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड थे उसके अकॉर्डिंग अपना काम किया, जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उन्हीं के अकॉर्डिंग उनकी परफॉर्मेंस थी। 8th है सुपरवाइज़र ट्रेनिंग। तो सबसे पहले ये चेक किया जाना चाहिए कि सुपरवाइज़र को किस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत है ताकि सुपरवाइज़र क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में अपना पार्ट अच्छे से प्ले कर सके। सुपरवाइज़र की ट्रेनिंग इंप्रूवमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सुपरवाइज़र को हमेशा प्राइमरी कंसीडरेशन देनी चाहिए कि वो हर स्टेप को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि बाद में सुपरवाइज़र ही एम्प्लॉय को क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के बारे में एक्सप्लेन करेगा। 9th है ज़ीरो डिफेक्ट्स डे। ज़ीरो डिफेक्ट इस्टेब्लिश करने का मतलब ये है कि कंपनी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स सेट करें जो कि उन्हें डेली बेसिस पर अचीव करने होंगे। इसके बाद कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ में इन स्टैंडर्ड्स को डिलीवर करे और ये चेक करें कि हर कोई इस स्टैंडर्ड्स में बताए गए मैसेज को सेम वे में अंडरस्टैंड करें। इस मैसेज को कुछ इस तरह से कन्वे करना चाहिए कि एक लास्टिंग इम्प्रेशन रहे सारे दिन के लिए और एम्प्लॉयज़ ऐसा फील करें कि एक न्यू एटीट्यूड डे है। ये फी नहीं है, फील है। इसे यहाँ पे करेक्ट करेंगे। पिछले पॉइंट में हमने स्टडी किया ज़ीरो डिफेक्ट डे, जहाँ पर हम डेली बेसिस पर परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं। इसके साथ 10th है गोल सेटिंग। डेली बेसिस के साथ मैनेजमेंट को कुछ गोल सेट करने चाहिए जो कि कंपनी की हेल्प करेंगे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करने में। इसमें कंपनी 30, 60, 90 डेज बेसिस पर गोल को सेट कर सकती है और ये गोल हर एक डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय को क्लियरली डिलीवर किया जाना चाहिए जहां पर एक्चुअल एक्टिविटी परफॉर्म होगी। ये गोल मेजरेबल होने चाहिए ताकि इनकी इफेक्टिवनेस को चेक किया जा सके। 11th है एरर कोज रिमूवल। मैनेजमेंट की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने एम्प्लॉय से पूछे कि क्या कोई भी प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ रही है जब वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हाँ तो मैनेजमेंट उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करे। इससे एम्प्लॉय का मैनेजमेंट पर ट्रस्ट बिल्ड होता है और वो ये समझते हैं कि मैनेजमेंट उनकी केयर करती है। तो एम्प्लॉय ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं और वो ये समझते हैं कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में अगर वो कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उसे मैनेजमेंट सॉल्व करेगी। 12th है रिकग्निशन। तो ये मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो उन एम्प्लॉयज़ को रिकग्नाइज करें जो आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म कर रहे हैं और टाइम टू टाइम गोल्स को मीट कर रहे हैं। रिकग्निशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल। रिकग्निशन का मैनेजमेंट को ये भी फ़ायदा होता है कि दूसरे एम्प्लॉयज़ को अप्रिशिएट करता है कि नेक्स्ट टाइम से वो पूरी डेडिकेशन के साथ काम करें और गोल्स को मीट करें। 13th है क्वालिटी काउंसिल्स। तो क्वालिटी प्रोफेशनल्स, टीम लीडर, मैनेजर्स रेगुलरली या फिर सम इंटरवल्स के बाद एक दूसरे से मीटिंग करें जिसमें वो ये डिस्कस करें कि कौन सा ऐसा एरिया है जहां इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और
कैसे वो अपने क्वालिटी प्रोग्राम को अपग्रेड कर सकते हैं ताकि क्वालिटी में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की जा सके। 14th और लास्ट है डू इट ऑल ओवर अगेन। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट वन टाइम एफर्ट नहीं है, जैसा कि टाइम एक जैसा नहीं रहता है। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल इन्वायरमेंट काफ़ी रैपिडली चेंज होते हैं। टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन और प्रोसेस में इनोवेशन होते रहते हैं, इसलिए मैनेजमेंट को इन स्टेप्स को बार बार रिपीट करते रहना चाहिए ताकि क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होती रहे और किसी भी अपडेट का इफेक्ट ना पड़े क्वालिटी पर। तो ये थे क्रॉसबी के 14 प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट है जोसेफ एम जुरान कंट्रीब्यूशन टू टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले जोसेफ एम जुरान के बारे में, उसके बाद क्वालिटी को उन्होंने कैसे डिफाइन किया था, क्या मीनिंग उन्होंने दिया था क्वालिटी का, देन जे.एम. जुरान्स ट्रायोलॉजी जिसके लिए वो फेमस हैं। जोसेफ एम जुरान का जन्म दिसंबर 24, 1904 में हुआ था। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन मिनियापोलिस साउथ हाई स्कूल से 1920 में की थी। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में 1924 में की थी। इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था क्वालिटी मैनेजमेंट की फील्ड में। ये फाउंडर थे जुरान इंस्टीट्यूट के, जो कि एक कंसल्टिंग फर्म थी। जोसेफ एम जुरान के अकॉर्डिंग क्वालिटी का क्या मतलब था? इनके अकॉर्डिंग क्वालिटी का मतलब था प्रोडक्ट के वो फीचर्स जो कस्टमर नीड को मीट करेंगे और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे। क्वालिटी का मतलब है फ्रीडम फ्रॉम डिफेक्ट्स और फ्रीडम फ्रॉम एरर्स। अब बात करते हैं जे.एम. जुरान्स ट्रायोलॉजी के बारे में। जे.एम. जुरान्स ने डेवलप किया था ट्रायोलॉजी का आइडिया, जिसमें शामिल है क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। तो जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये है ट्रायोलॉजी, क्वालिटी प्लानिंग, कंट्रोल, इम्प्रूवमेंट। ये कंटिन्यू फ्लो होता रहता है हर ऑर्गेनाइजेशन में। हर ऑर्गेनाइजेशन को अगर क्वालिटी को अचीव करना है तो उन्हें क्वालिटी प्लानिंग, कंट्रोल, इम्प्रूवमेंट के सर्कल को बार बार रिपीट करना होगा। ये बताता है कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन खुद को इम्प्रूव कर सकती है, ये समझकर कि क्या रिलेशन है प्लानिंग, इम्प्रूवमेंट और कंट्रोल के बीच में। 1951 में जुरान क्वालिटी कंट्रोल का फर्स्ट एडिशन पब्लिश किया गया था और इस प्रोसेस को नाम दिया गया जुरान ट्रायोलॉजी। सबसे पहले देखते हैं क्वालिटी प्लानिंग। इसमें इस्टेब्लिश करेंगे गोल्स को जो कि क्वालिटी को अचीव करेंगे। आइडेंटिफाई करेंगे हमारी टारगेट कस्टमर्स को। आइडेंटिफाई करेंगे कि कस्टमर की नीड्स और वांट्स क्या है। डेवलप करेंगे प्रोडक्ट और सर्विस को कस्टमर की नीड और वांट्स के अकॉर्डिंग। डेवलप करेंगे प्रोसेस को जो प्रोड्यूस कर सके प्रोडक्ट को फीचर्स के अकॉर्डिंग। तो अगर आप ध्यान से समझें तो एक प्रोसेस है जिसमें पहले गोल को सेट किया गया कि हमें कौन सी क्वालिटी को अचीव करना है। देन टारगेट कस्टमर देखा, ये समझा कि उसकी नीड और वांट क्या है। उसकी नीड और वांट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज को डेवलप किया गया। देन ये देखा गया कि उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कौन सी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होगी। सेकंड है क्वालिटी कंट्रोल। इसमें हम इवेल्युएट करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को, कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्वालिटी गोल और स्टैंडर्ड्स के साथ, फाइंड आउट करते हैं गैप और रीजंस को जिसकी वजह से गोल्स और स्टैंडर्ड को हम मीट नहीं कर पाए। प्रॉपर एक्शंस लेते हैं ताकि इन गैप्स को ओवरकम किया जा सके। तो सबसे पहले एक्चुअल परफॉर्मेंस को एवेल्युएट किया कि हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसा रहा। देन उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया, ये देखा कि क्या रीजंस हैं इस गैप के। देन एक्शन लिया ताकि उस गैप को ओवरकम किया जा सके। लास्ट है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। इसमें हमने आइडेंटिफाई किया कि प्रोजेक्ट में इम्प्रूवमेंट की नीड्स क्या हैं, क्या हमें प्रोजेक्ट में इम्प्रूवमेंट करनी है या नहीं। देन अगर करनी है तो इस्टेब्लिश करना टीम्स को जो इम्प्रूवमेंट करेगी। देन प्रोवाइड करना प्रॉपर रिसोर्सेज, ट्रेनिंग और मोटिवेशन उस टीम को। रिपीट करना प्रोसेस को अगेन एंड अगेन ताकि क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। तो ये थी जे.एम. जुरान की ट्रायोलॉजी। जैसा कि मैंने बताया, इसे बार बार रिपीट करना होगा ताकि क्वालिटी को मेंटेन करके रखा जा सके। देन इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है टगुची कंट्रीब्यूशन टू ऑपरेशन मैनेजमेंट।
तो ये थे गिनिची टागुची। गिनिची टागुची का जन्म 1924 में जापान में हुआ था और ये किरियू यूनिवर्सिटी में टेक्सटाइल इंजीनियर के स्टूडेंट थे। गिनिची टागुची इंजीनियर और स्टैटिस्टिशियन थे। टागुची ने एक मेथोडोलॉजी डेवलप की थी जिसमें मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने स्टैटिक्स का अप्लाई किया था। अब जानते हैं टागुची के कंट्रीब्यूशन के बारे में। टागुची की क्वालिटी फिलॉसफी में 3 की एलिमेंट्स हैं। पहला टागुची लॉस फंक्शन, दूसरा द फिलॉसफी ऑफ ऑफलाइन क्वालिटी कंट्रोल, तीसरा डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। सबसे पहला है टागुची लॉस फंक्शन। टागुची लॉस फंक्शन मेजर करता है उन फाइनेंशियल लॉसेस को जो सोसाइटी को होते हैं प्रोडक्ट के द्वारा। ये फाइनेंशियल लॉसेस स्टार्ट होते हैं प्रोडक्ट के डिज़ाइन से और टिल तब तक काउंट होते रहते हैं जब तक कस्टमर को उस प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं होती है। ये लॉसेस हो सकते हैं जैसे कि प्रोडक्ट की पुअर क्वालिटी, प्रोडक्ट फेलियर, रिपेयर, पोल्यूशन, नॉइज़, प्रोडक्ट के साइड इफ़ेक्ट जैसे कि मोबाइल हमारे लिए यूज़फुल है लेकिन इसकी रेडिएशन हमारे लिए हार्मफुल है, एक्सेट्रा। सेकंड है द फिलॉसफी ऑफ ऑफलाइन क्वालिटी कंट्रोल। प्रोडक्ट और प्रोसेस की डिज़ाइनिंग इस तरह से होनी चाहिए कि वो डिज़ाइन इंजीनियर के सेट पैरामीटर्स को मैच करे। टागुची का ये मानना था वेरिएशंस को ख़त्म करने की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट के डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान होती है। ये 3 स्टेजेस का कॉम्बिनेशन है। पहला है सिस्टम डिज़ाइन। इसमें हम 3 तरह के डिज़ाइन पढ़ेंगे। सबसे पहला जो सिस्टम डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन स्टार्टिंग लेवल में है जिसमें प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्रिएटिविटी और इनोवेशन इन्वॉल्व होती है। सेकंड है पैरामीटर डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन के बाद नेक्स्ट टास्क होता है वेरियस डायमेंशन और डिज़ाइन के पैरामीटर्स को सेट करना। तो जो भी हमारे प्रोडक्ट में वेरियस डायमेंशंस या डिज़ाइन होंगे उनके पैरामीटर्स को सेट करना है। तीसरा है टॉलरेंस डिज़ाइन, एक कंप्लीट पैरामीटर डिज़ाइन और ये समझना कि परफॉर्मेंस का वेरियस पैरामीटर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। रिसोर्सेज का फोकस होना चाहिए वेरिएशन को कम करना और कंट्रोल करना। तो ऑफलाइन क्वालिटी कंट्रोल में डिज़ाइनिंग पर ज़्यादा फोकस किया गया है जिसके लिए 3 स्टेजेस उन्होंने प्रोवाइड की थी, सिस्टम डिज़ाइन, पैरामीटर डिज़ाइन और टॉलरेंस डिज़ाइन। अब लास्ट है हमारा डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। टागुची ने एक्सपेरिमेंट और डिज़ाइन को सबसे ज़्यादा अटेंशन दी थी। टागुची चाहते थे कि जो भी मेथड्स डेवलप किए जाएं वो हमें एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करें कि वेरिएशंस किस तरह से काम करते हैं, कैसे वेरिएशंस ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को इफ़ेक्ट करते हैं और मैनेजमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए इन वेरिएशंस को फिक्स करने के लिए। तो ये थे टागुची कंट्रीब्यूशन में क्वालिटी फिलॉसफी के की एलिमेंट्स। पहला टागुची लॉस फंक्शन, दूसरा ऑफलाइन क्वालिटी कंट्रोल जिसमें हमने 3 डिज़ाइन पढ़े, देन लास्ट में डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो ये था वीडियो रिलेटेड टू कंट्रीब्यूटर टू टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसी तरह अगर आप प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में और जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट सीरीज़ का लिंक अवेलेबल है।